डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, सिखाते भी। हेलो टू एवरीवन डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है अपना केमिकल काइनेटिक्स, और इस चैप्टर में हम एक फैक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि पूरे के पूरे चैप्टर में हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कोई रिएक्शन है, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, या फिर उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज होने में, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज होने में कितना टाइम लगता है, वो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। बेसिकली स्पीड ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसकी जो रेट है वो किस किस पर डिपेंड करती थी, उसके बारे में भी बात की थी पिछले क्लास में, कि फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन की टर्म थी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर उसके बाद में टेम्परेचर, और उसके बाद में कैटलिस्ट। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग अपना जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ में डिपेंडेंसी देख चुके हैं। रेट लॉ सब बारे में बात कर चुके हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। आज हम इस क्लास में जिसके बारे में बात करेंगे वो है सेकंड फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। बात करें तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कि फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स है, वो फॉलोइंग फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? पहला फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और दूसरा फैक्टर टेम्परेचर है, और तीसरा फैक्टर कैटलिस्ट है। क्योंकि इतनी जितनी भी अपनी क्लासें हुई है अभी तक, स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक, उसमें हमने केवल और केवल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बात की है, इस फैक्टर की बात की है। चाहे आप लोग डिफरेंशियल रेट लॉ निकाल रहे हो, चाहे आप लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल रहे हो, बट ओवरऑल आप जिसके बारे में बात कर रहे थे वो था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आज हम इस क्लास के अंदर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ओके। तो शुरू करते हैं हम लोग सेकंड फैक्टर, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डाल लो आप लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन, बात करें तो ध्यान रखना, जब भी कोई रिएक्शन हो रही होती है जिसमें आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। जिस तरीके से आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, वैसे जिस तरीके से आपकी कोई रिएक्शन, जिसमें आपकी रिएक्शन हो रही है जिसमें आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट को एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो प्रोडक्ट बना पाता है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। वापस बोल रहा हूं, कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उस रिएक्टेंट को मिनिमम अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, देन ओनली इट कैन फॉर्म अ प्रोडक्ट। जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है रिएक्टेंट को ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, दैट एनर्जी इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? क्योंकि रिएक्टेंट के पास में खुद की एनर्जी होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी गैसेस मॉलिक्यूल की या फिर कोई भी मॉलिक्यूल की, तभी तो वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो आप। अगर मॉलिक्यूल के पास में एनर्जी नहीं है तो वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ कहां से रही है? बात समझ रहे हो मेरी? तो मैंने क्या बोला, कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में
रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी चाहिए, एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। और वो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल आता है? रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी, और रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट बनाता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी दोनों के समअप के बराबर जो एनर्जी आती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैंने क्या बोला यहां पर, कोई भी रिएक्शन है उसको कैरिड करने के लिए, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट की सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, देन ओनली इट कैन कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, अदरवाइज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है। कई बार तो क्या होता है कि रिएक्टेंट है जिनके पास में सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी मिल जाती है बाय द कोलिजन्स, क्योंकि जब मॉलिक्यूल ट्रेवल करते हैं विद ए वेरी फास्ट स्पीड, लाइक वेलोसिटी जब उसकी होती है अच्छी खासी, तो वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से। तो कोलाइड करने के बाद अगर उनकी सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी आ गई तो वो प्रोडक्ट बना लेगा, अदरवाइज नहीं बना पाता है। तो यानी कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल डोंट हैव दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द एनर्जी। तो सर क्या करें? क्या रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी? क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी जब आप टेम्परेचर को राइज कर दोगे, मतलब उसको एनर्जी दोगे, एक्सटर्नल सोर्स से उसको एनर्जी सप्लाई कर दोगे। बात समझना मेरी, वापस बोल रहा हूं, जब भी कोई रिएक्शन कैरिड आउट होती है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी चाहिए, देन ओनली रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, अदरवाइज नॉट। तभी वो कन्वर्ट हो पाएगा। और वो सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी कई मॉलिक्यूल के पास में होती है और कई मॉलिक्यूल के पास में नहीं होती है, और वेरी लेस नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल दैट हैव दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द एनर्जी, ताकि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल के पास में नहीं होती है। जब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल के पास में नहीं है और मेरे को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? उस रिएक्टेंट को एनर्जी दूंगा, और वो एनर्जी का जो एक्सटर्नल सोर्स है वो बाय हीटिंग। टेम्परेचर मतलब क्या? मतलब ये कंक्लूजन ये कि मेरी रेट ऑफ रिएक्शन, मेरी रिएक्शन की स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन की रेट भी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल दैट गेन्स दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द एनर्जी, अब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल को वो एक सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी मिल चुकी है। जब सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी मिल गई तो वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। बात समझ रहे हो? दैट मीन्स टेम्परेचर को राइज करने पर मेरी रिएक्शन की रेट इंक्रीज होनी है। क्यों एनर्जी इंक्रीज होनी है? क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट गेन्स दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। बात समझ रहे हो? तो हम क्या बोलेंगे? इन द रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज the rate of reaction also increases. The rate of reaction also increases. बात समझ में आ गई? तो आप क्या बोलोगे यहां पर? इस रिएक्शन की जो रेट होती है that depends on the temperature। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स, कंप्लीटली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। कंप्लीटली भी नहीं बोलोगे, क्योंकि जरूरी नहीं एक ही फैक्टर है। दूसरा फैक्टर हम पहले पढ़ के आ चुके, कंसंट्रेशन वाला। तो क्या बोलोगे? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करती है? टेम्परेचर राइज करो तो क्या नोट करोगे?
रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज होती है समझ चुके हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। वो सफिशिएंट एनर्जी कहां से मिलती है? टेम्परेचर बढ़ाने पर। बात समझ रहे हो? एक ग्राफ देखो यहां पर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप बचपन में बात करते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो मैं वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? पोटेंशियल एनर्जी, या फिर एनर्जी, ऐसे भी बोल सकते हो आप। या तो पोटेंशियल एनर्जी बोल दो या फिर केवल एनर्जी बोल के छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि वाई एक्सिस पर मेरी एनर्जी है, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। और एक्स एक्सिस पर क्या है? एक्स एक्सिस पर मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। क्या है मेरा एक्स एक्सिस पर? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोले तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोले तो रिएक्शन कितना प्रोसीड हुई है, रिएक्शन कितना प्रोसीड हुई है। मतलब पहले रिएक्टेंट था, फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आने के पहले उसमें क्या क्या इवेंट हुई है। मतलब ये कि रिएक्टेंट ने कौन कौन से ट्रांजिशन स्टेट बनाए हैं, कौन कौन से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, कौन कौन से इंटरमीडिएट बनाए हैं। तो वो सारे के सारे क्या? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इनिशियल टाइम पर केवल और केवल रिएक्टेंट है, जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ बढ़ती है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने लग जाती है। ये हम जानते हैं, ऑटो कंजिड्रेशन है। तो हम क्या बोलेंगे? यहां पर मेरे पास में रिएक्टेंट है और यहां पर मेरे पास में प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ऐसे ही कन्वर्ट हो जाता, उसको इस तरीके से लहरियां मारने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब यहां गए फिर यहां से यहां आ रहे हो, पहले यहां से यहां गए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अरे ये यहां से यहां पर भी तो आ सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट। जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे इंडोथर्मिक हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप बोलते हो एनर्जी रिलीज होती है, और सर यहां बोल रहे हो कि एनर्जी की रिक्वायर होती है। वो ओवरऑल एनर्जी होती है जो रिलीज हो रही है। कंबशन रिएक्शन है, क्या एनर्जी रिलीज होती है? ऑब्वियसली रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, फिर भी आप बाहर से हीट दे रहे हो। क्या कंबशन रिएक्शन पड़े पड़े हो रही क्या? विदाउट गिविंग एनी एनर्जी, यू विल हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी। स्टार्टिंग में तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सर इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो तो ओवरऑल एनर्जी है, जिसको आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का गैप देखते हो। यहां पर समझेंगे हम इन सारी चीजों को, सारा कंक्लूजन एक एक करके दूर करेंगे हम लोग। तो वो एक्सोथर्मिक को, इंडोथर्मिक को, मेरी रिएक्शन की रेट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है। बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर तो मैंने क्या बोला, ये रिएक्शन का कोऑर्डिनेट है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी है वो यहां से लेकर के यहां तक है, वो यहां से लेकर के यहां तक है। दैट इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां से लेकर के यहां तक की जो एनर्जी है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलोगे। और उसकी वैल्यू कैसे आएगी? क्योंकि रिएक्टेंट अमाउंट यहां से यहां तक की एनर्जी कंटेंट करके रखा हुआ। मैंने रिएक्टेंट को जीरो पर थोड़ी ना बिठाया है। मैंने कहा कि रिएक्टेंट की खुद की भी तो एनर्जी है, वो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दी। और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए यहां से यहां तक की और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या बोलोगे? जब भी कोई रिएक्शन कैरिड आउट होती है, जैसे ए, जिसमें आपका ए विच इज गोइंग टू रिएक्ट विद द बी टू फॉर्म ए प्रोडक्ट पी, तो इट्स नॉट अ वेरी इजी टू फॉर्म द प्रोडक्ट पी।
प्रोडक्ट पी की फॉर्मेशन होने के पहले, प्रोडक्ट पी की फॉर्मेशन होने के पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज योर ए बी। व्हाट इज दिस वन? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे इसको? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं? रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट एनर्जी इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। दैट एनर्जी इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। इसी एनर्जी को क्या बोलोगे? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। और इसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल के हम लोग? ई ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई ए से। बात समझ में आ रही? तो मैं कंक्लूजन क्या देना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी होती है। उस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द एनर्जी में से कुछ एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल खुद अपने पास रखते हैं, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी और ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी, वट एवर इट इज। बट खुद कुछ अमाउंट की एनर्जी रखेंगे और कुछ और अमाउंट की एनर्जी उसको चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं कि उसको एनर्जी देनी है। मतलब उसको टेम्परेचर तो देना पड़ेगा, उसको एनर्जी की तो दैट एनर्जी इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से यहां तक की ओवरऑल एनर्जी, जब मेरे को यहां से यहां तक के निकालनी, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड by the reactant to convert into the product, that is threshold energy। तो threshold energy क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। देखो यहां पर लिख सकते हो, यहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी इज नथिंग बट, लिख लो, इज नथिंग बट रिएक्टेंट की एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ रही? तो दोनों का समअप आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो यहां पर आप ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे? देखो मैं अलग कलर से शो कर रहा हूं। ओके, यहां से लेकर के यहां तक की जो एनर्जी है, यहां से लेकर के यहां तक की जो एनर्जी है, दैट इज माइन थ्रेशोल्ड एनर्जी। दैट इज माइन थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या? अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी। लिख लो इधर, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहां से लेकर के यहां तक की जो एनर्जी है मेरी, रिएक्टेंट की एनर्जी, जिसको मैं एक और अलग कलर से शो कर रहा हूं, दैट इज दिस वन। दैट इज दिस वन। ये अपनी क्या है? रिएक्टेंट की एनर्जी, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया, रिएक्टेंट ग्रीन कलर से जो है, और यहां से यहां तक जो येलो कलर में शो हुआ है, वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है आपकी? वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ रही है? बहुत ही इजी टर्मिनोलॉजी है। अगर आपने एक एक चीज समझ ली तो फिर आगे दिक्कत नहीं है। यहां तक अगर समझ में आ गया तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर का डिपेंडेंसी देखनी है रेट ऑफ रिएक्शन पर, तो आप क्या बोलोगे? मेरे को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, वापस रिपीट कर रहा हूं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। और वो थ्रेशोल्ड एनर्जी आपकी कहां से आती है? वो थ्रेशोल्ड एनर्जी मेरी आती है बाय गिविंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कई बार क्या होता है,
रिएक्टिंग मॉलिक्यूल यानी रिएक्टेंट जब आपस में कोलिजन करते हैं तो वो इतने अमाउंट की एनर्जी गेन कर लेता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बट दैट इज ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। बहुत ही कम नंबर, जैसे 100 मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल है, 100 में से 10 मॉलिक्यूल के पास में इतनी एनर्जी होती है, 10 to 15 या फिर 20, मतलब 10 to 20% मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरे को तो रिएक्शन करवानी ना, क्या 10 to 20% ही रिएक्शन करवाऊंगा क्या मैं? तो मैं क्या बोलूंगा कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मैं एक मिनिमम अमाउंट एनर्जी दूंगा, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसमें से कुछ अमाउंट की एनर्जी रिएक्टेंट खुद कैरी करते हुए चलता है, रिएक्टेंट खुद कैरी करते हुए चलता है। दैट अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। दैट इज AB हैज से रिप्रेजेंट किया है। तो इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट को जितने अमाउंट की एनर्जी चाहिए वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ रही? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ गई यहां तक? तो ये था आपका ग्राफ जो आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी से बेटर है कि आप एनर्जी लिखो, केवल एनर्जी लिखो। ओके, तो बात समझ में आ गई यहां पर? तो हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी चाहिए तो वो अमाउंट की एनर्जी कहां से मिलती है? टेम्परेचर से। तो इस वजह से हमने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर मेरी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर एक आर्रेनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक केमिकल इक्वेशन दी, सॉरी मैथमेटिकल इक्वेशन दी, जिसके थ्रू आप लोग इजीली देख सकते हो कि भाई हाँ मेरी रेट ऑफ रिएक्शन वो टेम्परेचर के साथ में किस तरीके से वेरी करती है। ओके, तो एक्सपोनेंशियली वेरी करती है अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस। बात करें आर्रेनियस की, तो हेडिंग डाल लो, आर्रेनियस इक्वेशन। ये सब हेडिंग है किसकी? टेम्परेचर के डिपेंडेंसी वाले फैक्टर में। आर्रेनियस इक्वेशन क्या होती है? आर्रेनियस इक्वेशन देखो, K दैट इज रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट A, रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट A इंटू E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, EA अपॉन RT। दैट इज योर आर्रेनियस इक्वेशन, दैट इज योर आर्रेनियस इक्वेशन। जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं, मैंने सुना कि एक एक टर्म को बताते हुए चलते हैं। K क्या है? रेट कांस्टेंट है। A क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म है और A जो है कैपिटल है वो एक्सपोनेंशियल के पहले आ रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोलूंगा मैं? नाम क्या दूंगा? प्री, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के पहले, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया। EA अभी बात करके हैं एक्टिवेशन एनर्जी। EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है मेरा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T क्या है? टेम्परेचर। तो आप जब भी फॉर्मूला लिखते हो एक एक टर्म को समझाते हुए जाते हो। तो K क्या है? K इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट। A क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। और T क्या है? T के पहले R देख लो, R क्या है? गैस कांस्टेंट। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T देखो, T क्या है? टेम्परेचर।
तो यहां पर किसी की भी वैल्यू देकर के किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है। ये क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसकी 3 वैल्यू होती है, अपन को पता है। कौन कौन सी? आर की 3 वैल्यू कौन कौन सी लिखवाई थी? याद करो, सम कांस्टेंट लिखवाए थे तब, 3 अलग अलग वैल्यू लिखवाई थी। एक वैल्यू होती है इसकी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। दूसरी वैल्यू होती है इसकी 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। और थर्ड वैल्यू 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। समझना यहां पर चीजों को। आर की वैल्यू 3 अलग अलग वैल्यू है। मतलब ये कि जब भी आपको एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेगा, जब भी वो आपके एक्टिवेशन एनर्जी की बात करता है, तो वो या तो जूल में पूछेगा या कैलोरी में पूछेगा या एटीएम लीटर, क्योंकि आपका यहाँ पर पहुँचने पर टाइम लग जाएगा उसको, कि कभी वो एनर्जी की टर्म को एटीएम लीटर में अभी तक तो नहीं पूछेगा। कभी वो इन फ्यूचर आपको एटीएम लीटर में पूछ ले तो आपको आना चाहिए कि कैसे आप जूल को एटीएम लीटर में कन्वर्ट करते हो, या फिर अगर आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके से कौन सी वैल्यू लिखनी है ताकि वो जूल में आए, कौन सी वैल्यू लिखोगे कि कैलोरी में आए, और कौन सी वैल्यू लिखोगे ताकि वो एटीएम लीटर में आए। तो एटीएम लीटर कई बार स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि किसकी यूनिट है, तो ध्यान रखना एटीएम लीटर इज आल्सो ए यूनिट ऑफ एनर्जी, इज यूनिट ऑफ एनर्जी। क्योंकि देखो यहां पर नोट करो, पर केल्विन पर मोल तीनों टर्म में सेम आ रहा है, पर केल्विन पर मोल तीनों टर्म में सेम आ रहा है। तो मैं यहां पर इतना डेप्थ में जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि मेरे आर की वैल्यू सेम है, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसी वैल्यू से मैं जूल को एटीएम लीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, और इसी वैल्यू से मैं कैलोरी को एटीएम लीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर इंटर कन्वर्जन कर सकता हूं, जूल का कैलोरी के साथ में, कैलोरी का एटीएम लीटर के साथ में। इंटर कन्वर्जन मतलब एटीएम लीटर को जूल में, जूल को एटीएम लीटर में, एटीएम लीटर को कैलोरी में, कैलोरी को एटीएम लीटर में, या जूल को कैलोरी में और कैलोरी को जूल में। इस तरीके से इंटर कन्वर्जन हो सकता है बाय यूजिंग ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बाय द यूजिंग ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कभी घर पर बैठे हो, तसल्ली से आपको रिलेशन देखना है कि जूल और कैलोरी के बीच में क्या रिलेशन है। एक बार तो नेट पर देख लो, उसके बाद में यहां से सॉल्व करके निकालो, सेम डेटा आएगा। एक बार आप कैलोरी और एटीएम लीटर के बीच में देखो, सेम डेटा आएगा बाय द कैलकुलेशन, बाय यूजिंग दीज 3 डाटा। तो अगर आपको एग्जामिनर ना बोले ना कि मेरी जो यूनिट है वो एटीएम लीटर में, या फिर आपकी वैल्यू जूल में आ रही है, आपको एटीएम लीटर में कन्वर्ट करना, तो आना चाहिए। कैसे करते हो? क्योंकि यहां पर आपको इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। आपको अभी ये देखना कि टेम्परेचर के साथ में किस तरीके से मेरा जो ग्राफ है, सॉरी मेरा जो रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज होता है। तो डेफिनेटली जब आप इसको टेम्परेचर को इंक्रीज कराओगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता हुआ मिलता है। बात समझ में आ रही है आपको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि किस तरीके से आपका, देख लो यहां पर जब टी की वैल्यू को बढ़ाओगे तो इसको ओवरऑल आप क्या लिखोगे? k इज नथिंग बट a अपॉन e टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्योंकि ये डिवाइड की टर्म में, तो ई ए अपॉन आर टी ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज होएगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। k इज इक्वल्स टू ए अपॉन समथिंग। तो डिवाइड वाली वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो आप क्या बोलोगे? ये टर्म मेरी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स कॉन्क्लूजन आपका क्या था? पहले भी कॉन्क्लूजन यही था और अभी भी कॉन्क्लूजन यही है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर मेरे रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, और मेरा रेट कांस्टेंट ही तो रेट लो को या रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। तो कैसे इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर को बढ़ाने पर?
एक्सपोनेंशियल की टर्म है तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफ में रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर का बीच का ग्राफ आ जाए तो हमेशा और हमेशा चाहे जीरो ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे nth ऑर्डर रिएक्शन हो, उसमें रेट कांस्टेंट केमिस्ट्री को समझकर सीखने के लिए और 11 12 जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।